किसी गांव में लालदीन नाम का एक आदमी रहता था। लालदीन बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी था और उसकी बेवकूफ़ी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। लालदीन बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी था क्योंकि वो कभी भी किसी स्कूल या मदरसे में नहीं गया था। लालदीन के पास बहुत सारे गधे थे। वो हर रोज़ अपने गधों पर मिट्टी के बर्तन लाद कर हर गांव जाकर फिरता और उन्हें बेचता। बस यही उसका काम था। लालदीन के किसी रिश्तेदार ने उसकी शादी भी करवा दी थी। उसकी बीवी भी उसकी तरह बिल्कुल ही अनपढ़ और बेवकूफ़ थी। दोनों बेवकूफ़ मियाँ बीवी की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। एक दिन जब लालदीन अपने गधों पर मिट्टी के बर्तन लाद कर गाँव में बेचने के लिए गया तो उसने एक घर से आवाज़ सुनी। कोई कह रहा था, अरे मैंने तो अच्छों को गधे से इंसान बना दिया, तो तू क्या चीज़ है। लालदीन उस आदमी की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा, लगता है ये आदमी तो बड़ा पहुंचा हुआ है, वरना कौन किसी इंसान को कोई गधा बना सकता है। इसका तो दीदार करना चाहिए। ये सोचकर लालदीन ने मकान के अंदर झांका तो वही आदमी फिर बोला, अरे गधो, अपना मन लगाकर काम करो वरना तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। दरअसल वो एक मदरसा था जिसमें एक मौलवी साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन लालदीन ने दिल में सोचा कि ये आदमी कितना पहुंचा हुआ है, ये तो किसी को भी मुर्गा बना सकता है। ये सोचकर लालदीन वापस अपने घर की तरफ चला और सोचने लगा कि चलकर ये सारी बात अपनी बीवी को बताऊंगा। हो सकता है ये कोई ऐसी राह निकाले कि जिससे हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। घर पहुंचकर लालदीन ने सारी बात अपनी बीवी को बताई। बेवकूफ़ बीवी ने अपने शौहर की बात सुनी तो वो कहने लगी कि हमारे घर में इतने सारे गधे हैं, इनकी देखभाल के लिए भी कोई नौकर चाहिए, तो क्यों ना हम एक गधे को उस आदमी को देकर उसे आदमी बनवा लें। इस तरह से हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा और हमारे गधों को वही आदमी संभाल लिया करेगा। लालदीन को अपनी बीवी की ये बात बहुत पसंद आई। अगले दिन लालदीन अपने एक गधे को साथ लेकर उस मौलवी जी के पास पहुंचा और वहां जाकर बोला, जनाब मेरे गधे को आप इंसान बना दीजिए। जब मौलवी ने यह बात सुनी तो मौलवी ने हैरान होकर पूछा, अरे बेवकूफ़, क्या तुमने शराब तो नहीं पी? क्या तुमने कभी सुना है कि किसी आदमी ने किसी गधे को इंसान बनाया हो? लेकिन लालदीन ने मौलवी जी की एक बात न सुनी और उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। और लालदीन मौलवी जी से कहने लगा कि जनाब मुझे पता है आप बहाना लगा रहे हैं। कल मैंने अपने कानों से सुना था कि आप कह रहे थे कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है और आप गधों को मुर्गा भी बना सकते हैं। इस गरीब पर भी तरस खाइए और मेरे गधे को इंसान बना दीजिए। लालदीन की बात सुनकर मौलवी ने सोचा कि ये आदमी तो कोई बेवकूफ़ लगता है, तो क्यों ना बच्चों की पढ़ाई के लिए इससे कुछ हथिया लिया जाए। यही सोचकर वो लालदीन से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे गधे को इंसान बना दूंगा, लेकिन इसके लिए 100 रुपये लगेंगे और 1 महीने का वक्त लगेगा। लालदीन फ़ौरन मान गया और उसने फ़ौरन मौलवी जी को 100 रुपये दे दिए और बड़े इत्मीनान के साथ घर वापस आ गया। 1 महीने के बाद लालदीन फिर मौलवी जी के पास पहुंचा और अपने गधे के बारे में पूछा तो मौलवी जी ने उसे एक झूठी कहानी सुनाना शुरू कर दी। मौलवी जी ने कहा कि तुम्हारा गधा तो बहुत होशियार निकला। वो जैसे ही इंसान बना तो वो यहाँ से भाग निकला और सीधा बादशाह के महल में पहुँच गया। बादशाह के महल में जाकर उसने नौकरी की दरख्वास्त की। उसकी बातों से बादशाह भी मुतासिर हुआ और बादशाह ने उसे अपना दरबारी बना लिया। जब लालदीन ने यह सुना कि उसका गधा बहुत होशियार निकला तो उसे बहुत खुशी हुई और वह मौलवी जी से कहने लगा कि मुझे मेरे गधे का पता बताओ ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं। फिर मौलवी जी ने एक कोतवाल के बारे में उसे बताया और कहा कि तुम अपने गधे के लिए एक थैले में चारा भी लेते जाना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें देखे और तुम्हें पहचाने ना। यह सुनकर लालदीन बहुत खुश हुआ। फिर लालदीन ने मौलवी जी से इजाज़त चाही और सीधा अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुँच उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई और फिर उसने एक थैले में गधे के लिए चारा डाल लिया और मौलवी जी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। बादशाह के महल में पहुंचकर 2 कोतवालों के पास लालदीन पहुंच गया और कोतवालों से पूछने लगा, क्यों भाई, मेरा गधा कोतवाल बनकर बादशाह के महल में नौकरी लगा है, तुम उसे जानते हो? जब दोनों कोतवालों ने यह सुना तो एक बार तो वो सटपटा गए और दूसरे ही लम्हे दोनों कोतवालों ने मिलकर डंडे के साथ उसकी खूब पिटाई की। फिर दोनों कोतवाल उसे एक बड़े कोतवाल के पास ले गए। उस वक़्त बड़ा कोतवाल एक चोर की पिटाई कर रहा था। जब लालदीन ने उस कोतवाल को देखा तो मन ही मन में बहुत खुश हुआ और उस बड़े कोतवाल के करीब जाकर उसने वो चारे वाला थैला खोल दिया और मन ही मन में कहने लगा, शाबाश, पहचानो पहचानो मुझे। ये देखकर कोतवाल मन ही मन में सोचने लगा कि ये आदमी कितना बेवकूफ़ है जो सबके सामने मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। फिर जब जब कोतवाल लालदीन की तरफ देखता तो लालदीन उसी वक्त थैला उसके आगे कर देता। आखिर कोतवाल ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि इस आदमी को दूसरे कमरे में लेकर जाओ, हम अभी आते हैं। सिपाही लालदीन को दूसरे कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद जब कोतवाल उसके पास पहुंचा तो उसने लालदीन से पूछा कि कौन हो तुम और तुम बार बार मुझे थैला क्यों दिखा रहे थे? यह सुनकर लालदीन ने सोचा
कि लगता है इसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। यह सोचकर लालदीन ने अपना थैला फिर खोला और फिर से उसके सामने कर दिया। जब कोतवाल ने देखा कि यह आदमी बार बार थैला खोलकर मेरे सामने कर रहा है तो वो गुस्सा हो गया और गुस्से में पूछा, अरे बेवकूफ़, कौन है तू और क्यों बार बार मुझे ये थैला दिखा रहा है और इस थैले में क्या है? जब लालदीन ने यह सुना तो लालदीन को भी गुस्सा आ गया और कोतवाल से कहने लगा, अरे मूर्ख, तू मुझे भूल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस थैले को तो पहचान जिसमें मुंह डालकर सारा दिन तू घास चरा करता था। यह सुनकर तो कोतवाल की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने जल्दी के साथ लालदीन के हाथ से वो थैला छीन लिया और जब उसमें झांका तो झट से उसके मुंह से निकला, अरे गधे का चारा। लालदीन बोला, अरे गधे के लिए अगर गधे का चारा ना लाता तो क्या हलवा पूरी लाता? तो सारी उम्र यही तो खाता रहा है। तू कोतवाल बन गया तो क्या हुआ, तू है तो मेरा गधा ही। इतनी बुरी तरह से बेइज्जती होते हुए देखकर कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर कोतवाल ने सिपाहियों के हाथों उसकी खूब मरम्मत करवाई और उसे महल से बाहर फेंकवा दिया। फिर लालदीन गुस्से में आकर बोला, अरे कमबख्त, मैंने तुझे गधे से इंसान बनाया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तेरी औकात गधे जितनी ही होगी। मैंने ही मौलवी जी को 100 रुपया देकर तुम्हें गधे से इंसान बनवाया था और तुम मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हो? तूने अपने आप को क्या समझ रखा है? मैं अभी मौलवी के पास दोबारा जाता हूँ और तुम्हें इंसान से फिर गधा बनवा देता हूँ। और फिर चीखता चिल्लाता लालदीन सीधा मौलवी जी के पास पहुँच गया और सारी आप बीती मौलवी जी को सुनाई। मौलवी जी ने जब ये सुना तो मन ही मन हंसते हुए बोले, जब कोई गधा ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो उसका इसी तरह से दिमाग खराब हो जाता है। लालदीन ने कहा, अरे भाड़ में गई ऐसी पढ़ाई लिखाई। मौलवी जी, मैं उसे फिर से गधा बनवाना चाहता हूँ, आप उसे गधा बना दीजिए। मौलवी जी ने कहा, ठीक है, लेकिन उसके लिए 200 रुपये लगेंगे। ये सुनकर लालदीन फौरन राजी हो गया और बोला, पैसे की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उसकी अकल ठिकाने में ज़रूर लगाऊंगा। ये लीजिए पूरे 200 रुपये। मौलवी जी बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, कल आकर अपना गधा वापस ले जाना। फिर लालदीन वहाँ से चला गया और अगले दिन मौलवी जी ने वो गधा फिर से अपने घर के बाहर बांध दिया। फिर जब लालदीन मौलवी जी के घर के पास पहुँचा और उसने अपना गधा बंधा हुआ देखा तो गधे की रस्सी खोलकर हाथ में पकड़कर गधे से कहने लगा, क्यों वे गधे, मेरे 300 रुपये खर्च करवा कर आ गई तेरी अकल ठिकाने। अब ज़रा घर चल, अब डंडे के साथ रोज़ तेरी खातिरदारी किया करूँगा। फिर उस दिन के बाद लालदीन ने कभी गधे को इंसान बनाने की कोशिश नहीं की। लालदीन के गांव में ही रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनती आदमी था। वो सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता और फिर राजा के महल में पहुंचा देता। उसका काम यही था कि जंगल से लकड़ियाँ काटना और फिर राजा के महल में पहुंचा देना, और उससे उसे जो कुछ भी मिलता वो उससे अपना और अपने छोटे से बेटे सुंदर का पेट पालता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा था कि उसकी अचानक एक पत्थर के साथ ठोकर लगी और वह जमीन पर जा गिरा। दर्द से रामू के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन वह बहुत ही सब्र और हिम्मत वाला आदमी था। उसने मन ही मन में सोचा, अगर ये पत्थर ऐसे ही रास्ते में पड़ा रहा तो हो सकता है कोई और भी ठोकर खाकर गिर जाए, तो क्यों ना इस पत्थर को यहाँ से हटा दिया जाए। रामू ने यह सोचकर उस पत्थर को वहाँ से हटाया। जैसे ही पत्थर हटा तो उस पत्थर के नीचे से एक बहुत बड़ा सांप निकलकर उसके सामने आ गया और उसने पलक झपकते ही रामू को डस लिया। सांप इतना जहरीला था कि सांप के डसते ही रामू उसी वक्त मर गया। उसकी बीवी का इंतकाल बहुत अरसा पहले हो चुका था। अब उसका छोटा सा बेटा सुंदर इस दुनिया में अकेला रह गया था। अब सुंदर को ना दिन को आराम था और ना रात को, बस हर वक्त वो रोता ही रहता था। लेकिन ऐसा कौन सा इंसान था जो उसकी देखभाल करता। लेकिन खुदा ने उसके लिए कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल दिया। राजा के दिल में उस बच्चे के लिए रहम आ गया। उसने एक दूसरे लकड़हारे को हुक्म दिया कि तुम उस बच्चे की देखभाल करो और इसके लिए जितना भी खर्चा होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। यह सुनकर लकड़हारा राजी हो गया, क्योंकि खुद उसके पास कोई काम नहीं था, और वो लकड़हारा इस बात से भी ज्यादा खुश था क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। अब उसने रामू को अपना बेटा बना लिया था और वो रामू को अपने बेटे की तरह ही पालने लगा। रामू को उसने लकड़ी से चीजें बनाना सिखा दी, जैसे लकड़ी के कंघे, लकड़ी के बर्तन। वो इन चीजों पर इतनी बारीकी के साथ काम करता जिससे बर्तनों की और सामान की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। छोटा सा सुंदर लकड़हारे के साथ रहता था और वो लकड़हारे को ही अब अपना बाप समझने लगा था। उस लकड़हारे के पड़ोस में एक कुम्हार रहता था जिसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी जिसका नाम था कमला। वो दोनों एक साथ ही रहते थे और एक साथ ही खेला करते थे। एक दिन की बात है कि कमला एक पानी के कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो अचानक उसके हाथ से रस्सी छूट गई। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगी कि इतनी ही देर में सुंदर वहाँ पर घूमता फिरता आ निकला। उसने कमला को रोते हुए देखा तो उसने कमला से पूछा, अरे कमला, तुम रो क्यों रही हो? फिर कमला ने अपने आंसू साफ करते हुए उसे बताया कि मेरे हाथ से रस्सी छूटकर कुएं में गिर गई है।
अब मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। सुंदर ने यह सुना तो वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम इसी काबिल हो, तुम्हें तो मार पड़नी ही चाहिए। फिर कमला बोली, क्या सुंदर तुम मेरा रस्सा निकाल कर नहीं दे सकते? सुंदर बोला कि एक शर्त पर तुम्हारा रस्सा निकाल कर दे सकता हूँ। कमला ने पूछा कि वो क्या शर्त है? फिर सुंदर ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लोगी। कमला बेचारी सीधी सादी और भोली भाली थी, उसे क्या पता था कि शादी किसे कहते हैं। वो ये समझी कि यह भी गुड्डा गुड्डी के खेल की तरह कोई खेल होगा। वो झट से बोली कि हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी जरूर कर लूँगी। यह सुनकर सुंदर ने झट से अपनी पगड़ी सर से उतारी और उसे कुएं में लटका दिया, लेकिन पगड़ी का कपड़ा छोटा था जो कुएं की तह तक ना पहुंच सका। सुंदर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर सुंदर ने पगड़ी को बाहर निकाला और फिर कमला का दुपट्टा लेकर उसके एक सिरे से बांध दिया और आगे कुछ कांटे बांधकर उसे कुएं में लटका दिया। उसने जैसे ही कपड़े को कुएं में डाला तो रस्सा कांटों में उलझ गया। फिर सुंदर ने बड़े एहतियात के साथ रस्से को बाहर निकाल लिया। कमला ने जब अपने रस्से को देखा तो वो बहुत खुश हुई और फिर जैसे ही वो अपने घर की तरफ भागने लगी तो सुंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी कर लोगी। आओ अब अपना वादा पूरा करो, उसके बाद ही घर जाना। आओ हम इस दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। कमला राजी हो गई। कमला ने कपड़े का एक सिरा पकड़ लिया और रामू के पीछे पीछे उस दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। कमला बेचारी को क्या पता था कि फेरे लेने से क्या होता है। इसी तरह फिर वक्त गुजरता रहा और कमला अब जवान हो चुकी थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे। राजा के बेटे को भी जब कमला की खूबसूरती के बारे में पता चला तो वो भी उसे देखने के लिए आया। बस देखने की देर थी कि वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया और महल पहुंचकर अपने बाप से कहने लगा कि मैं तो बस कमला से शादी करूंगा। जब राजा ने यह सुनी तो वो बहुत हैरान हुआ और परेशान भी, लेकिन वो किसी गरीब आदमी की बेटी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था। अब तो राजकुमार ने खाना पीना भी छोड़ दिया और जिद पकड़ ली कि वो शादी करेगा तो उसी लड़की से, वरना कुछ भी नहीं खाए पिएगा। राजा ने परेशान होकर अपने सारे वजीरों अमीरों को जमा किया और उनसे मशवरा किया। सारे वजीरों ने कहा कि बादशाह सलामत जहां राजकुमार चाहता है उसकी शादी वहीं होनी चाहिए। फिर काफ़ी सोचने समझने के बाद राजा ने अपने बेटे की शादी एक गरीब कुम्हार की बेटी से करने का फैसला कर लिया। फिर राजा ने यह पैगाम कुम्हार के घर भेजा। जब कुम्हार को इस बात का पता चला तो कुम्हार बहुत खुश हुआ और उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही और कमला भी अब बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की बन चुकी थी। जब कमला से पूछा गया तो सीधी सादी कमला ने फौरन हाँ कर दी। अगर इस बात से कोई परेशान था तो वो था सुंदर। वो बेचारा अकेले में बैठा बैठा रोता रहता और हर वक्त आंसू बहाता रहता, क्योंकि शादी की तैयारी दोनों तरफ से की जा रही थी। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी और पूरा गांव कुम्हार की किस्मत पर रश्क कर रहा था। उस जमाने में यह रवाज हुआ करता था कि शादी ब्याह के मौके पर पंडित को लड़की का हाथ या जन्म पत्री दिखाकर ये पूछा जाता था कि दुल्हन और दूल्हे के लिए यह रिश्ता ठीक है या नहीं। यही सोचकर राजा ने एक बहुत ही मशहूर और पहुंचे हुए पंडित को कुम्हार के घर पर भेज दिया कि वो कुम्हार की बेटी का हाथ देकर ये बता सके कि ये शादी ठीक रहेगी या नहीं, और ताकि हाथ देखकर साथ ही शादी की तारीख भी तय कर सके। कमला तैयार होकर पंडित के सामने बैठी। पंडित ने जैसे ही कमला का हाथ पकड़ा फौरन छोड़ दिया और जल्दी से बोला, इस लड़की की शादी तो पहले भी हो चुकी है। यह सुनकर तो कमला और उसके माँ बाप पर जैसे बिजली से गिर पड़ी। शादी हो गई? शादी कैसे हो सकती है? यह कहकर कमला का बाप लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ा और पंडित से बोला, पंडित जी हमें इस तरह से बर्बाद ना कीजिए, आपके हिसाब किताब में कोई गलती हो गई है। पंडित जी दोबारा मेरी बेटी का हाथ देखिए। पंडित बोला, मेरे हिसाब किताब में कोई गलती नहीं हुई और ना ही मुझे कभी धोखा हो सकता है, लेकिन तुम इतने लालची और चालाक हो कि जहाँ खाते हो वहीं छेद करते हो। तुम राजा के बेटे से एक शादीशुदा लड़की की शादी करवाना चाहते हो। यह सुनकर कमला के बाप की आंखों में खून उतर आया। उसने आगे बढ़कर कमला का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, सच सच बता कि ये क्या बात है और तेरी शादी किससे हो चुकी है। यह सुनकर कमला बेचारी परेशान हो गई और सोच में पड़ गई। सुंदर भी वहीं पर मौजूद था। कमला ने सुंदर की तरफ देखा और अपनी उन्हीं पुरानी बातों को याद करने लगी जो जो उनके साथ हो चुका था। कमला को सब कुछ याद आ गया, वो बचपन का गुजरा हुआ सारा वक्त कि किस तरह उसने सुंदर के पीछे पीछे उस दरख्त के गिर्द कपड़ा पकड़कर चक्कर लगाए थे। शर्म के मारे कमला की आंखें झुक गई और फिर उसने रोते हुए सारी बात पंडित जी के आगे कह दी और कहा, पंडित जी लेकिन वो तो एक खेल था, बचपन का खेल। यह सुनकर पंडित अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, बेटी शादी ब्याह कोई खेल नहीं होता, ये तो एक बंधन होता है, एक पवित्र बंधन। कमला का बाप करीब खड़ा गुस्से में कांप रहा था। उसने सुंदर से कहा, सुंदर तुमने ये अच्छा नहीं किया।
बेचारा सुंदर चुपचाप खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था और देख रहा था। फिर कमला का बाप बोला, सुंदर, कमला का हाथ पकड़ और यहाँ से दफा हो जा। मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। जाओ तुम दोनों ये गांव छोड़कर कहीं दूर निकल जाओ। सुंदर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर पंचायत में यही फैसला हुआ था कि दोनों को इस गांव से निकाल दिया जाए। कमला बेचारी रोते हुए उठी और सुंदर का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए अपने बाप का घर छोड़कर चली गई। चलते चलते वो एक दूसरे मुल्क में जा पहुंचे और सफर करते करते वो दोनों बेहाल हो चुके थे। वो दोनों एक सराय में पहुंच गए। सराय की मालकन एक चालाक बुढ़िया थी। दोनों ने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या रहने के लिए मकान मिलेगा। बुढ़िया बोली, मिलेगा क्यों नहीं, बस किराया दो और खाने पीने का भी पैसा दो और जितने दिन चाहो यहाँ पर रहो। सुंदर बोला, अरे अम्मा, अभी मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं कमा धमा कर तुम्हें पैसे देता रहूँगा और तुम्हारा हिसाब चुकता करता रहूँगा। बुढ़िया ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो। सुंदर ने बताया, मैं लकड़ी के सामान बनाता हूँ और उन पर नक्काशी करके उन्हें और भी खूबसूरत बना देता हूँ। बुढ़िया ने कुछ देर तो सोचा, फिर बोली, अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम जो कुछ भी बनाया करोगे वो मुझे दे दिया करना। मैं खुद उसे बेचूंगी और पैसे अपने पास रख लिया करूंगी और जो कुछ भी उनमें से बचेगा वो तुम्हें दे दिया करूंगी। सुंदर को उस वक़्त सर ढांपने के लिए जगह चाहिए थी। वो मान गया। फिर बुढ़िया ने उन दोनों को रहने के लिए एक कच्चा सा कमरा दे दिया। दोनों अब मियाँ बीवी उसी में रहने लगे। सुंदर अब काम करने लगा। वो लकड़ी के बर्तन बनाता और फिर उन पर बेहतरीन नक्काशी करता और बुढ़िया के हवाले कर देता। बुढ़िया वो सामान लेती और बाजार में ले जाकर बेच देती और सारे पैसे अपने पास रख लेती। सुंदर जब बुढ़िया से पूछता कि वो सामान कितने का हुआ, तो बुढ़िया कह देती कि वो सब कुछ तुम्हारे हिसाब में बराबर हो गया। एक दिन कमला ने सुंदर से कहा, हमारे बदन पर जो कपड़े थे वो फटकर छितड़ा बन चुके हैं। अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं बचते कि हम अपने लिए नया कपड़ा ले सकें। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं बनता तो हम कहीं और चलकर रहते हैं। सुंदर ने यह सुना तो वो दोनों कहीं और जाने के लिए तैयार हो गए। जब बुढ़िया को इस बात का पता चला तो वो परेशान हो गई कि आमदनी का एक जरिया तो बना है, अब वो भी बंद हो जाएगा। उसने कमला को अकेले में बिठाकर समझाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें बर्तनों का रेट तो यही मिलेगा। तुम सुंदर से कहो कि अगर ज़्यादा दाम चाहिए तो वो जंगल में जाए और संदल की लकड़ी लेकर आए, उसका सामान बनाकर उन पर नक्शे बनाए, उनसे तुम्हें ज़्यादा दाम मिलेंगे। फिर दोनों मियाँ बीवी ने अकेले में कुछ सलाह मशवरा किया और काफ़ी देर सोचने समझने के बाद ये फैसला किया कि कहीं और जाना बेकार है। अगर काफ़ी जिल्लत और मुश्किलात उठाने के बावजूद भी उनका कुछ नहीं बना तो उनका क्या होगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि कहीं और जाने से बेहतर है कि वो यहीं पर रहें और संदल की लकड़ियों के सामान बनाकर बेचें। फिर सुंदर ने बुढ़िया से पूछा कि संदल की लकड़ी कहाँ पर मिलेगी। फिर बुढ़िया ने सुंदर को जंगल का पता बता दिया और बता दिया कि इस शहर से थोड़े ही दूर फासले पर जंगल है। अगले दिन सुंदर सुबह सवेरे ही जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। फिर सुंदर उस जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल सामने से तो बहुत ही खूबसूरत था और हरा भरा था, लेकिन सुंदर जैसे ही जंगल में दाखिल होता जाता तो जंगल और भी घना और खौफनाक होता जाता। जंगल इतना घना था कि दिन के वक्त भी वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था। सुंदर चलते चलते काफी दूर निकल गया, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो चलता चलता जा रहा था कि उसने पानी का एक जोहड़ देखा और उसने देखा कि बड़े बड़े दरख्तों का एक झुंड खड़ा हुआ है। यह देखकर सुंदर बहुत ही परेशान हुआ और दिल ही दिल में सोचा कि उस बुढ़िया ने मुझे यूं ही मुसीबत में डाल दिया। फिर अचानक सुंदर की नज़र एक साधु पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। सुंदर उसके करीब गया और बड़े अदब के साथ उसके करीब बैठ गया। उस साधु ने सुंदर से पूछा कि बेटा, तू अकेला इस जंगल में कैसे आ गया और तू क्यों आया है। फिर सुंदर ने बताया कि बाबा, मुझे संदल की लकड़ियों की ज़रूरत है। साधु ने बताया कि संदल की लकड़ियों का जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है और उस जंगल में बहुत ज़्यादा जंगली जानवर भी हैं। अगर तुम में इतना हौसला है तो अपने दाएं हाथ की तरफ चलते जाओ और चलते जाओ, आगे तुम्हें जंगल नजर आ जाएगा। सुंदर ने जब ये सुना तो वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि संदल का जंगल अभी और भी ज्यादा दूर है। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही चुका हूँ तो खाली हाथ वापस क्यों जाऊँ। फिर सुंदर उसी रास्ते पर चल पड़ा जो साधु ने रास्ता बताया था। फिर काफी दिनों के सफर के बाद सुंदर उस जंगल में पहुंच गया जहाँ पर संदल के बहुत सारे दरख्त थे। सुंदर ने वहाँ से बहुत सारी संदल की लकड़ियाँ काटी और फिर घास फूस का एक रस्सा बनाकर लकड़ियों का एक बड़ा सारा गट्ठा बांध लिया और लकड़ियों का गट्ठा अपने कंधों पर उठाकर वो चलने लगा। इतना वजनी लकड़ियों का गट्ठा एक अकेला आदमी कैसे उठाकर चल सकता था। वो थोड़ी दूर चलता और लकड़ियों को नीचे रख देता। इसी तरह से चलते चलते उसे 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन की बात है कि वो एक झील के किनारे पर अपनी लकड़ियां रखे बैठा हुआ था कि अचानक उसे जंगल के अंदर से
किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी लकड़ियों को वहीं पर छोड़ा और अपना कुल्हाड़ा हाथ में पकड़कर उसी तरफ को भागा जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद सुंदर ने देखा कि एक बहुत ही बड़ा शेर एक गाय पर हमला कर रहा है और अभी वो उसका काम तमाम करने ही वाला था कि सुंदर ने कुल्हाड़ी के साथ उस शेर पर हमला कर दिया। शेर ने गाय को छोड़ दिया और पूरी ताकत के साथ सुंदर पर हमला करने लगा, लेकिन सुंदर ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया और सुंदर के 2-3 वार से ही शेर ठंडा हो गया। लेकिन शेर का मुकाबला करने की वजह से सुंदर को भी कई जख्म आ गए और ज़्यादा खून बहने की वजह से वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। जब सुंदर को होश आया तो उसने देखा कि वो एक झोंपड़ी में है और एक बूढ़ी औरत उसके करीब बैठी हुई है जो बड़ी फिक्रमंद नज़रों से उसे देख रही है। सुंदर ने पूछा कि तुम कौन हो? वह बूढ़ी औरत बोली, मैं एक लकड़हारे की बीवी थी। मेरा शौहर काफ़ी अरसा पहले मर चुका था और अब मैं अकेली ही इस जंगल में रहती हूँ। यह सुनकर सुंदर ने पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया? बूढ़ी औरत ने बताया कि मेरी गाय पर एक शेर ने हमला कर दिया था। जब मैं चिल्लाई तो मेरी आवाज़ सुनकर तुम वहाँ पर पहुँच गए और तुमने उस पर हमला करके शेर को मार दिया और तुम जख्मी होकर वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। मैं तुम्हें उठाकर इस झोंपड़ी में ले आई। सुंदर ने उठने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे रोक दिया और बूढ़ी औरत कहने लगी कि तुम्हारे जिस्म पर बहुत से जख्म आए हैं और तुम्हारा बहुत सा खून बह चुका है। अब तुम्हें हिलना ढुलना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा दिया है। उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर सुंदर कई दिनों तक उसी झोंपड़ी में पड़ा रहा और वह बूढ़ी औरत उसकी देखभाल करती रही। उधर सुंदर की बीवी इस बात से परेशान थी कि सुंदर न जाने कहाँ चला गया और सराय की मालकन वह चालाक बूढ़ी औरत वो भी ये सोच रही थी कि जो आमदनी का जरिया था वो भी उस लड़के के चले जाने से बंद हो गया और अब तो कमला के खिलाने पिलाने का जिम्मा भी उसी चालाक बुढ़िया के जिम्मे था। वह बूढ़ी औरत कमला से पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो सोचने लगी कि यह इतनी खूबसूरत लड़की है, क्यों ना इसे किसी को बेच दिया जाए। बुढ़िया ये सोचकर शहर के बड़े सौदागर के पास चली गई। सौदागर ने कहा कि लड़की की कीमत लड़की को देखने के बाद ही तय होगी। यह सुनकर बूढ़ी औरत घर वापस आ गई और कमला से बोली कि तुम भी सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, तुम्हारा दिल भी बोर हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें कहीं पर घुमा फिरा लाती हूँ। कमला का कहीं जाने के लिए मन तो नहीं था, लेकिन जब बूढ़ी औरत ने उसे मजबूर किया तो वो चलने के लिए तैयार हो गई। फिर वो बूढ़ी औरत कमला को उस सौदागर के घर पर ले आई। उसने कमला को सौदागर की बीवी के करीब बिठा दिया और खुद उठकर बाहर सौदागर के पास आ गई और सौदागर को दरवाजे के करीब खड़ा करके उसे कमला को दिखा दिया। सौदागर ने सोचा कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है, अगर इसे राजा के यहाँ दासी बनाकर बेचूंगा तो ये बहुत महंगी बिकेगी। सौदागर ने 20 अशरफियाँ उस बूढ़ी औरत को दी और बूढ़ी औरत खामोशी के साथ वो अशरफियाँ लेकर वहाँ से चली गई। जब काफी देर गुजर गई तो कमला परेशान होकर सौदागर की बीवी से बोली, आप जरा बाहर जाकर देखिए कि बूढ़ी अम्मा अभी तक नहीं आई। सौदागर की बीवी ने वापस आकर कमला को बताया कि बूढ़ी तो यहाँ से जा चुकी है और आपको मेरे शौहर के हाथ बेच गई है। कमला ने जब ये सुना तो उसने सर पीट लिया। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद वो सौदागर कमला को लेकर राजा के पास पहुँच गया। राजा ने जब कमला को देखा तो राजा को कमला बहुत पसंद आई। जब राजा ने राजकुमार का रिश्ता कमला के साथ तय किया था तो उसने खुद कमला को नहीं देखा था। उसने सौदागर को अच्छी खासी रकम दी और वहाँ से रुखसत कर दिया। अब राजकुमार की शादी एक राजकुमारी से हो चुकी थी। राजा ने हुक्म दिया कि कमला को राजकुमार की दासियों में दाखिल कर दिया जाए। अब कमला दासियों में रहने लगी और मेहनत के साथ काम करने लगी। कुछ ही दिनों में कमला राजकुमारी की नज़रों में आ गई। वह जब भी परेशान होती तो राजकुमारी उससे पूछती कि तुम्हें क्या परेशानी है और तुम किस बात से परेशान हो, मगर कमला हमेशा इस बात को टाल देती। उधर सुंदर भी अब ठीक हो चुका था। उसने उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और अपनी लकड़ियों का गट्ठा उठाकर अपने घर की तरफ चलने लगा। जब इतने अरसे के बाद वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि कमला वहां पर नहीं है। सुंदर ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि कमला कहाँ है। बूढ़ी औरत बोली, मुझे क्या पता वो कहाँ है। काफी दिन गुजरने के बाद जब तुम नहीं आए तो वो भी न जाने कहाँ चली गई। सुंदर ने जब ये सुना तो वो चक्कर खाकर रह गया। फिर सुंदर बोला कि मैं उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। बूढ़ी औरत गुस्से में बोली कि तुम उसे ढूंढने के लिए बाद में जाना, पहले मेरा हिसाब चुकता करो। तुम्हारे चले जाने के बाद कई दिनों तक मैंने उसे खिलाया पिलाया है। सुंदर बोला कि अम्मा, जब कमला मिल जाएगी तो मैं यहीं पर आकर रहूंगा। मैं बहुत सारी संदर की लकड़ियां लेकर आया हूँ। मैं वापस आकर काम करूंगा और तुम्हारा सब हिसाब चुकता कर दूंगा। पहले तुम मुझे संदल की लकड़ियों का सामान बना कर दो, फिर उसे तलाश करने के लिए जाना। सुंदर बेचारे के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो सारा दिन कमला की याद में आंसू बहाता रहता और लकड़ियों का सामान बना बनाकर बूढ़ी औरत को देता रहता। कमला तो उसके दिलो दिमाग में बसी हुई थी। वो बर्तनों पर नक्काशी करते वक्त कमला का नाम उन पर लिख देता था।
वो सामान इतना खूबसूरत बनने लगा था कि बूढ़ी औरत अब वो सामान राजकुमार के पास जाकर राजकुमारी को बेच देती थी और राजकुमारी को सामान बहुत पसंद आता था और वो महंगे दामों बूढ़ी औरत से खरीद लेती थी। एक दिन की बात है कि राजकुमारी ने कमला के काम से खुश होकर एक लकड़ी का बना हुआ पंखा उसे इनाम में दे दिया। कमला ने वो पंखा खुशी के साथ ले लिया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर जब कमला ने पंखे को गौर से देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस पंखे के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। खुशी के मारे कमला के मुंह से चीख निकल गई। आसपास की दासियां दौड़ती हुई उसके पास आईं। बांधियों ने देखा कि कमला उस पंखे को चूम चूम कर रो रही थी। जब बांधियों ने कमला से पूछा कि तुम इसे क्यों चूम रही हो, तो कमला ने उन्हें कुछ नहीं बताया। जब बांधियों ने यह खबर राजकुमारी तक पहुंचाई तो राजकुमारी ने कमला को बुलाकर पूछा कि तुम उस पंखे को चूमकर क्यों रो रही थी। ठीक उसी लम्हे राजकुमार भी वहीं पर पहुंच गया। उसने कमला को देखा तो पहचान लिया, ये तो वही कमला है जिससे मैं शादी करना चाहता था। उसने पूछा, कमला तुम यहाँ कैसे? जब राजकुमार ने कमला को पुकारा तो राजकुमारी हैरान रह गई और पूछा कि आप इस लड़की को कैसे जानते हैं। इस पर राजकुमार ने राजकुमारी को इशारा किया कि ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर कमला से पूछा तो कमला ने सारी बात राजकुमार को कह सुनाई। राजकुमार ने फौरन उस बूढ़ी औरत को बुला लिया। राजकुमार ने बूढ़ी औरत से पूछा कि तू जो सामान बेचने के लिए लेकर आती है वो कौन बनाता है। बूढ़ी औरत ने पहले तो इस बात को टालना चाहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजकुमार सुंदर को अपने पास न रख ले और उसकी आमदनी का जरिया बंद न हो जाए। लेकिन जब राजकुमार ने उसे डराया धमकाया तो उसने सब कुछ बता दिया कि मेरे सराय में एक नौजवान लड़का ठहरा हुआ है जिसका नाम सुंदर है, वही मुझे ये सामान बना कर देता है। जब राजकुमार ने ये सुना तो फौरन सुंदर को अपने महल में बुला लिया। फिर कमला को भी वहीं पर बुलाया गया। जब कमला ने अपने शौहर को सामने देखा तो वो उसके गले लग गई और दोनों जोर जोर से रोने लगे। फिर राजकुमार ने एक एक करके सारी बातों का राज खुलवाया तो उसे पता चला कि इस बूढ़ी औरत ने किस तरह से चाल चल के सुंदर और उसकी बीवी कमला को लूटा है। फिर राजकुमार के हुक्म पर उस बूढ़ी औरत को धोखाधड़ी के इल्जाम में उसे कैद में डाल दिया गया और उस बूढ़ी औरत ने सुंदर के बनाए गए सामान से जितना भी पैसा कमाया था, जो कुछ भी कमाया था, वो सब सुंदर के हवाले कर दिया और राजकुमार ने अपनी तरफ से भी बहुत सारा इनाम सुंदर को दिया। और फिर इस तरह दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।